अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं सादिया जफर। मैं हूं अतहर अदील और मैं हूं महरीन जमील। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। सरफराज मुफ्ती इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एनवायरनमेंट की जो मैं बात करता हूँ तो स्केयर इन्वायरमेंट देना है। वो इन्वायरमेंट कैसे आएगा कि जब हम स्मार्ट काइनेटिक ऑपरेशंस की तरफ जाएंगे, जो जा रहे हैं हम मजीद इसको इम्प्रूव करेंगे। लेकिन क्या आप नहीं समझते हैं कि ये ग्राउंड रियलिटी है कि पूरे बलूचिस्तान में हमने 4G सर्विसेज स्टार्ट की हुई हैं, तो जो टेररिस्ट है वो 4G सर्विसेज के साथ अपनी कम्युनिकेशन करता है, उसने अपनी टेक्नोलॉजी आगे कर दी है। क्या हमने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये सर्विसेज दिए हैं, ये टूल्स दिए हैं? तो हमें ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी और मुझे तावन चाहिए बलूचिस्तान के लोगों का कि जब हम ये बात करते हैं कि ये 4G सर्विसेज है, सोशल मनूवर है, सोशल मीडिया है, ये तमाम एक ऑनस्लॉट है रियासत के खिलाफ, तो हमें कंसेंसस डेवलप करना है अपनी असम्बली के अंदर कि हम वो कंसेंसस डेवलप करें कि ये दहशतगर्दी की जो जंग है बहैसियत कौम हमने ये लड़नी है, तो हम उसके लिए एक कंसेंसस डेवलप करें कि हम कहाँ 4G सर्विसेज दे सकते हैं। उसके पॉजिटिव इस्तेमाल को हमने इंकरेज करना है, उसके जो नेगेटिव इस्तेमाल है उसको डिस्करेज करना है। तो हम इंशाल्लाह ताला कल असम्बली में कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करेंगे। हम हर चीज़ जो है प्रोविंशियल असम्बली जो है वो इसको लीड करें। सीएम साहब 2 दिन का अरसा गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, क्या तहकीकात हुई है दुखी वाक़े पे? कोई गिरफ्तारी, कोई छापा, कोई सर्च ऑपरेशन, क्या अपडेट है? क्योंकि 2 दिन का टाइम गुजर गया। देखिए, सर्च ऑपरेशन तो उसके बाद से चल रहा है और हमारी फोर्सेस जो हैं वो उनके पीछे हैं, लेकिन जाहिर है कि जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो जब आएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी कोई इस तरह के रिजल्ट नहीं है मेरे पास कि जो मैं आपके साथ शेयर करूं। मुमकिन है मैं अपना ऑपरेशन प्लान भी आपके साथ इस फोरम पे शायद शेयर करूं। पिछले वाक़यात आप क्या कहेंगे जब आप यही बात कहते हैं जब हर वाक़या हो जाता है? जी, डीसी जाकिर साहब शहीद हुए, उनके बदले में हमने 6 लोग मारे और वो लोग जो इन्होंने उनको शहीद किया उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ और वो मारे गए। इसी तरह जो 26 अगस्त को हुआ उनके अगेंस्ट हमारा मस्तोंग में ऑपरेशन हुआ और उसमें भी उनके कुछ लोग मारे गए। अब आप देखिए तुर्बत में बहुत बड़ी तबाही, 280 kgs एक्सप्लोजिव, वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको डिफ्यूज किए। 200 kgs एक्सप्लोजिव मीन्स कि ये शायद पूरा शहर उसमें मुतासर होता। लेकिन अब मैं बार बार कहता हूँ ना कि ये इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है, और जब इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है तो उसको काउंटर इंटेलिजेंस कर रही है। जो इंटेलिजेंस 9 गोल रोक लेती है वो किसी को नजर नहीं आते हैं, जो 1 गोल हो जाता है वो सबको नजर आता है। सरफराज साहब, एपेक्स कमेटी में हिंदुस्तान में जो हालात के बड़े अहम फैसले किए गए उन पर अभी तक अमल दरामद की क्या पोजीशन है और विभाग किस हद तक आपसे ताउन कर रहा है? देखिए, वफाक का मुकम्मल तावन हमारे साथ है और जो एपेक्स कमेटी में डिसीजन हुए थे जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यहाँ तशरीफ लाए थे, 2 किस्म के डिसीजन हुए थे। एक काइनेटिक डिसीजन थे, एक नॉन काइनेटिक डिसीजन थे। नॉन काइनेटिक डिसीजंस में प्रोविंशियल गवर्नमेंट लीड पे है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है, जिसमें फिस्कल सपोर्ट है, जिसमें हमने अपनी CTD को स्ट्रेंथन करना है, हमने अपनी पुलिस को स्ट्रेंथन करना है, अपने लेवीज को स्ट्रेंथन करना है। वो चीज़ें जाहिर है स्लो पेस में चलती हैं और काइनेटिक में हमारी हमेशा से ये अप्रोच है कि रियासत के लिए ये मसला नहीं है कि एक कोने से कोई मिलिट्री ऑपरेशन करें। मैं अक्सर कहता हूं कि वी डोंट नीड एनी मिलिट्री ऑपरेशन। हम उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हमें मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़े। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंटेलिजेंस जो है वो ये कैपेसिटी रखते हैं। स्ट्रेटजी पे ज़रूर क्वेश्चन मार्क है, बार बार ये वाक़यात हो रहे हैं, उस पर हम दोबारा बैठेंगे, बार बार बैठेंगे। वी कैन गो कि हम जाएंगे और उस पर बार बार काम करेंगे। नॉन काइनेटिक पे आपको पता है कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपना एक टास्क फोर्स बनाया है, अपनी एक थिंक टैंक बनाया है जो होम डिपार्टमेंट में बन रहा है, इस्टेब्लिश हो रहा है, जिसमें नॉन काइनेटिक जो उसकी अप्रोचेस हैं वो हम कर रहे हैं। सब सवाल आपने कर रहे हैं या किसी और ने? वाक़ये जो सौदा है इसकी मुआवजा बहुत कम नहीं है सर? देखिए, हमारे यहाँ एक एक्ट पास हुआ है टेररिज्म के खिलाफ, वो 10 लाख रुपए है। उसको बढ़ाने के लिए हमारे दोस्तों का ये मशवरा है। ऑनरेबल मिनिस्टर्स ने मुझे कुछ दिन पहले भी कहा कि हम वो 2013-14 में मैं ही उस वक्त होम मिनिस्टर था, हमने वो एक्ट किया था, उसको हम बढ़ाने का सोच रहे हैं। इनका हमने 15 लाख रुपए अनाउंस किया है और अगर ये दोस्तों का ख्याल है कि हम वो एक्ट में बढ़ाएंगे तो ज़रूर टेररिज्म के जो विक्टिम्स हैं उनका ख्याल हमने रखा है। मालकान का है कि बदखोरी का बड़ा आंसर है इसमें। ये जो पैसा है ये गहरे दहशतगर्दी में भी इस्तेमाल होता है और दूसरी जानिब सिक्योरिटी के नाम पर भी बारी रकूम ली जाती है। जो मालकान और जो मजदूर इससे मुतासर हो रहे हैं, इतना पैसा लेने के बावजूद भी उनको मिल क्या रहा है? देखिए बिजनेसेस हो रहे हैं बलूचिस्तान में, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, उसमें माइनिंग भी एक बिजनेस है। एक्सटॉर्शन, यस, एक्सटॉर्शन एक इशू है, एक्सटॉर्शन लिया जाता है। अब आपने जो एक्सटॉर्शन ले रहा है उसके ऊपर सख्ती करनी होगी, उसके ऊपर हमने प्लान करना है कि वो हम उसको इस काबिल ना बन छोड़ें
कि वो जाके किसी बिजनेसमैन से, किसी एग्रीकल्चरिस्ट से वो एक्सटॉर्शन ले। और उसके लिए मैंने आपको कहा है कि स्ट्रेटजी बन रही, हम अपनी स्ट्रेटजी पे रीथिंक करने ट्यूसडे को जा रहे हैं। थैंक यू। 4G के हवाले से सर, निमाज का टीम बताएं 4G के हवाले से। 4G के हवाले से आपने पहले भी निशानदेही की है कि हम बंद करने की तरफ जा सकते हैं, तो सर ये मंतक समझ नहीं आ रही, दहशतगर्द तो गाड़ियां भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या क्या चीजें आप बंद देखिए, करने की तरफ दहशतगर्दी का सबसे बड़ा जो टूल है वो कम्युनिकेशन है, और वो कम्युनिकेशन में, और यही इंटेलिजेंस का जो सबसे बड़ा टूल है वो भी यही है कि वो कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर सके, कम्युनिकेशन को सुन सके। जब आपने इंटेलिजेंस का ये टूल ही छीन लिया, इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर फेस कर रहे हैं, तो थिंक अबाउट इट, बी पॉजिटिव। थैंक यू। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुख्तलिफ मामलात के ऊपर बातचीत की गई, खास तौर पर सिक्योरिटी हवाले से कहते हैं रियासत एक एक इंच का दिफा करेगी। हम मुख्तलिफ मामलात के ऊपर गौर कर रहे हैं, काइनेटिक और नॉन काइनेटिक इशूज़ के ऊपर भी गौर किया जा रहा है। दहशतगर्द किसी एक जगह को ढूंढ कर कार्रवाई करते हैं। 26वीं आईनी तरामीम के लिए हुकूमत और JUI के मुसविदे पेश। JUI का ड्राफ्ट 24 तरामीम पर मुश्तमिल खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की ज़ैली कमेटी बनाने का फैसला। तमाम जमातों का एक एक रुकन शामिल होगा। सब कमेटी में तमाम जमातों के ड्राफ्ट पेश होंगे। ज़ैली कमेटी का इजलास कल होगा। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास, हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत। हुकूमत की आईनी तरमीम से मुतालिक बार काउंसिल की तजावीज़ ज़ेर गौर। पीपल्स पार्टी के आईनी मसवदे पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुजवज़ा आईनी तरमीम का मुसवदा सामने आ गया। आर्टिकल 48 में शिक 4 का इजाफा तजवीज़ है। आर्टिकल 9A के तहत हर शख्स शफाफ और पायदार इन्वायरमेंट का हकदार होगा। वज़ीर आज़म की जानिब से सदर एडवाइस पर कोई अदालत इंक्वायरी नहीं कर सकेगा। हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 63A में भी तरमीम की तजवीज़ है। आर्टिकल 63A में तरमीम के तहत पार्टी पॉलिसी के बरअक्स मेंबर का वोट शुमार होगा। आर्टिकल 68 और आर्टिकल 78 में आईनी अदालत के अल्फाज शामिल करने की तजवीज़ है। उधर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताहड़ कहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका हल नहीं है। ऐसे मामलात में गुफ्तो शनीद से बात आगे बढ़ती है, सिर्फ तनकीद से मामलात हल नहीं होंगे। कौन सी ऐसी चीज़ है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? इसमें अपने साथियों से कहूँगा जो अपोजिशन के भी दोस्त हैं कि वो खुले दिल के साथ, जैसे कल मैंने उन्हें कहा था, कि वो अपनी सजेशंस भी तो देना। सिर्फ तनकीद करने से मामला हल नहीं होगा। हमारा निज़ाम चौक हुआ पड़ा है। लिटरली ये सिचुएशन लगती है कि जैसे आइन को रीराइट किया गया। 63A के फैसले ने बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह की। जब फ्रेमर्स ने ये गुंजाइश रखी कि पार्लियामेंट के आइन को तब्दील करने, आइन में कुछ एजाद करने या आइन से कुछ निकालने की पावर जो है वो अनलिमिटेड है, तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे होने दें इन चीज़ों को। वफाकी आईनी अदालत का क़याम कायद-ए-आज़म का ख्वाब था। सबसे पहले उन्होंने वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम, कहा कायद-ए-आज़म ने वफाकी आईनी अदालत, हाई कोर्ट्स फैसलों के खिलाफ अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट और फौजदारी अपील की अदालत की तजावीज़ दी। कहा कोई भी सवाल जो आइन से मुतालिक हो उसे वफाकी अदालत में जाना चाहिए। कायद-ए-आज़म ने एक ही अदालत को वफाकी कवानीन पर वसी दायरा इख्तियार देने की भी मुखालफत की। शहरी के हकूक़ पर हमले का मामला बराह रास्त वफाकी अदालत में जाने का हक हासिल होना चाहिए। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में SCO के सरबराहान हुकूमत के इजलास के इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए जिन्ना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। वज़ीर आज़म को चेयरमैन CDA, वज़ारत ख़ारजा के हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास के इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया। शंघाई ताउन तंजीम एक इलाकाई तंजीम है जिसका क़याम 2001 में अमल में आया। तंजीम का मकसद खित्ते में सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देना है। SCO के 8 रुकन ममालिक हैं। SCO का इजलास 15 से 16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में होगा। मज़ीद बताएंगे खालिद महमूद। SCO के 8 रुकन ममालिक हैं जिनमें चीन, रूस, पाकिस्तान, भारत, काज़िकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं, जबकि 2023 में ईरान भी SCO का मुबस्सिर रुकन बन गया है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान का आखिरी दौरा 2015 में हुआ था, जब उस वक्त की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का दौरा किया था। रूस के वज़ीर आज़म 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। चीन के वज़ीर आज़म 14 अक्टूबर को
वफ्द के साथ पाकिस्तान पहुंचेंगे। उनके 3 रोजा दौरे में वजीर आजम शहबाज शरीफ और आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें होंगी। मुलाकातों में पाक चीन ताल्लुकात, सी पैक नए मंसूबों, चीनी बाशिंदों और मंसूबों की सिक्योरिटी समेत दीगर उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। ये 11 साल बाद किसी भी चीनी वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान होगा। दौरे पर दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान रुकन ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं पीटीआई इंतशार फैलाने से बाज नहीं आ रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई के एहतजाज की कॉल साजिश की कड़ी है। 15 अक्टूबर की यलगार को रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। एक सूबा जो है वो फेडरेशन के ऊपर जो है इस्लामाबाद के ऊपर यलगार करता है, और अब ये चौथा है उसी सिलसिले की कड़ी है, जिसमें वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हो। कौन सा एहतजाज है जो पाकिस्तान के खिलाफ है? एयरपोर्ट पर चाइनीज पर हमला करने वाले और इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल देने वालों में कोई फर्क नहीं है। आपको तकलीफ IMF की डील की है, आपको तकलीफ SCO से पाकिस्तान की मजबूती की है, या दोबारा चाइनीज वजीर आजम के आने पर CPEC 2 के आगाज की तकलीफ है? ये जो तनाज़ा है पाकिस्तान का वर्सेस इमरान खान, जो तनाज़ा है, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम किसी कीमत के ऊपर पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान की इज्जत को, पाकिस्तान की आबरू को, पर इस इज्तिमा को सैबोटाइज करने की इजाजत नहीं देंगे, कतई तौर पर इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान की हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम की दी गई ताकत से इतनी मजबूत हैं कि ये एहतजाज नाकाम भी होगा। कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होगी, सिक्योरिटी में होगी, पूरी आबोताब के साथ होगी, और हम इस एहतजाज की सिर्फ मजम्मत नहीं करेंगे, मरम्मत भी होगी। कोई शक नहीं रह गया, जो दहशतगर्दी कर रहा है वही पीटीआई को इस्तेमाल कर रहा है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कराची में दहशतगर्दी और पीटीआई की दहशतगर्दी एक जैसी है। पाकिस्तान में अगर कोई आइन शिकनी करने वाला है तो वो बानी पीटीआई हैं। 2018 में इक़्तिदार में आई तो उसका पहला निशाना भी CPEC था, और अब फिर जब हमने CPEC फेज़ 2 का अमल शुरू किया है तो एकदम फिर पीटीआई की जारहाना, पुरतशद्दुद और पुरइंतशार कार्रवाइयों में इजाफा हो गया है। आप ठंडे दिल से सोचिए, क्या पाकिस्तान इन सब चीज़ों का मुतहम्मिल हो सकता है? अगर शिकायत ये है कि हमारे लीडर को जेल में रखा गया है, तो हम सब ने भी उसी लीडर की झूठे मुकदमों में जेलें भुगती हैं। पीटीआई मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं डी चौक में एहतजाज का ऐलान साजिश है। पीटीआई ने हमेशा मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार किया। पीटीआई वाले मुल्क में अमन व अमान को सबूताज करना चाहते हैं। सेनेटर शहरी रहमान बोली गैर मुल्की वफूद और आलमी मीडिया की मौजूदगी में इस्लामाबाद में तमाशा लगाना काबिल मजम्मत है। SCO इजलास के दिन डी चौक पर एहतजाज से तहरीक इंसाफ क्या हासिल करना चाहती है? तहरीक इंसाफ आलमी दुनिया को मनफी पैगाम दे रही है। तहरीक इंसाफ अपनी सियासत पर नजरसानी करे, 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल को वापस ले। पाकिस्तान काफ़ी अरसे के बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराने के लिए जा रही है। हम पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाना चाहते हैं। उसके मुकाबले में एक जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने एक बार फिर जिस दिन SCO शुरू होने जा रही है उसकी जो है उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है। वो किसके कहने पर एहतजाज कर रहे हैं, किसके एजेंडा पे काम करना चाहते हैं? पीटीआई का हमेशा ये एजेंडा रहता है कि मुल्क को हमेशा डिस्टेबलाइज रखें। चाइना का प्रेसिडेंट आए तो ये एहतजाज करते हैं, IMF के साथ हम बात करें तो ये खत लिखते हैं कि यार पाकिस्तान से बात न करें। इस वक्त तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम पाकिस्तान SCO पे इकट्ठा है। अगर कोई नहीं है तो वो एक पार्टी है जो हमेशा मुल्क दुश्मनी के मुतालिक सोचती है। पीटीआई एक दहशतगर्द जमात है। पीटीआई का मुल्क में फितना फसाद करने का ट्रैक रिकॉर्ड है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने इल्ज़ाम लगाया कि ये सियासी जमात बहुत से नामालूम काम कर रही है। अज़मा बुखारी ने मीडिया से बातचीत में मजीद कहा, आइए जानते हैं। एक ऐसी जमात जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, नई बात नहीं है, मेरे कहने की बात नहीं है, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है
کہ انہوں نے صرف اس ملک میں فتنہ اور فساد برپا کرنا ہے. یہ جو جماعت ہے یہ بہت سارے نامعلوم کام کر رہی ہے, وہ میں آتی ہوں اس کے اوپر آپ کے ساتھ. اب یہ نامعلوم جگہ سے جو ہے وہ احتجاج کی کال آئی ہے, اور اس کال میں جو ہے وہ اب یہ ایگزیکٹلی 15 اور 16 جو اس کانفرنس کے ڈیز ہیں اس کے اندر یہ پلان کیا گیا ہے کہ اسلام آباد پہ یہ الغار کرنی ہے. ان کے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے لیے بھی انہوں نے تماشا شروع کیا, مسنگ ہو گیا, ایجنسیاں اٹھا کے لے گئیں, وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. وہ کہتا میں تو جیمز بانڈ 007 بنا ہوا تھا, میں پتھر مار رہا تھا پہاڑی سے بیٹھ کے. یقین مانے ایسی تو جو انڈین تامل فلمیں ہیں نا اس کے بارے میں بڑا لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ بڑی الف لیلا والی فلمیں ہوتی ہیں, یہ اس سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلے ہیں. کہنا چاہتی ہوں کہ کل تحریک فساد نے پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے, پاکستان کی عوام کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. شہریوں کو گریبان پکڑنے چاہیے, ان کے ہر گلی محلے کے اندر ان کے اگر کوئی لوگ ہیں, لوگوں کو ان کے گریبان پکڑ کے پوچھنا چاہیے کہ کیا مسئلہ کیا ہے تمہارا, ہمارے ملک کے خلاف سازشوں سے باز کیوں نہیں آتے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے ملک کا نظام آئین کے بغیر نہیں چل سکتا, کبھی ہائیبرڈ پلس طرز حکومت آ جاتی ہے. میڈیا سے گفتگو میں بولے آئین میں ترمیم رات کے اندھیرے میں نہیں ہو سکتی. اس ملک کا نظام آئین کے بغیر نہیں چل سکتا. ہم سب کی عزت, ہم سب کا وقار, ہم سب کی ترقی صرف آئین کے راستے پر. آئینی ترامیم کی بات ہو رہی ہے, کیا اس ملک کے عوام نے کہا ہے کہ آئینی ترامیم کریں؟ آپ 2 مہینے پہلے بھی حکومت میں تھے, اس وقت آئینی ترامیم آپ کو یاد نہیں آئی. آج کون سی مجبوری ہے کہ ہم آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں؟ اور یہ 21ویں صدی میں یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں اور آپ پاکستان کے عوام کو وہ ترمیم دکھانا نہیں چاہتے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لاہور میں انڈس اسپتال جوبلی ٹاؤن کے نیو ایمرجنسی بلاک کا افتتاح کر دیا. مریم نواز کا کہنا ہے پنجاب کے ہر اسپتال کو بہتر سے بہترین کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے انڈس اسپتال جوبلی ٹاؤن کے مختلف شعبوں کا وزٹ کیا. اسپتال میں ایک خاتون نے پولیس کے خلاف دہائی دی اور پولیس افسروں کی جانب سے داد رسی نہ کرنے کی شکایت کی, جس پر مریم نواز نے DIG انویسٹیگیشن کو موقع پر طلب کرتے ہوئے شکایت کا فوری ازالہ کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا. وزیر اعلیٰ نے کہا انڈس اسپتال کے سسٹم اور تجربات سے استفادہ کر کے ہیلتھ سسٹم کو بہتر بنائیں گے. پنجاب کے اسپتالوں میں 90% تک مفت ادویات فراہم کی جا رہی ہیں. پنجاب کے 5 اضلاع میں 3 دن کے لیے فوری طور پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے, جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. DG خان لیا, مظفر گڑھ, راجن پور, کوٹ ادو میں دفعہ 144 نافذ ہیں. ہر قسم کے سیاسی اجتماع, دھرنے, جلسے, احتجاج اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد ہے. پابندی کا اطلاق ہفتہ 12 اکتوبر سے پی 14 اکتوبر تک ہوگا. دفعہ 144 کے نفاذ کا فیصلہ متعلقہ ضلعی انتظامیہ کی درخواست پر کیا گیا ہے. کراچی ایئرپورٹ سگنل کے قریب دھماکے کی ابتدائی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ حملہ غیر ملکی خفیہ ایجنسی کی مدد سے کیا گیا ہے. کراچی خودکش بم دھماکے کی ابتدائی رپورٹ CTD نے انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کی, جس میں چینی انجینئرز پر خودکش حملے کو پاکستان اور چین کے تعلقات خراب کرنے کی سازش قرار دیا گیا. رپورٹ کے مطابق خودکش دھماکے میں قلعدم BLA ملوث ہیں. دہشت گردوں نے ملک دشمن غیر ملکی خفیہ ایجنسی کی مدد سے دھماکہ کیا. واقعے کا مقدمہ تھانہ ایئرپورٹ میں درج کیا گیا ہے. کراچی میں سندھ کے سب سے بڑے بچوں کے اسپتال میں OPD بند ہونے سے دور دراز سے آنے والے افراد مشکل میں پڑ گئے. والدین اپنے بچوں کے علاج کے لیے شدید پریشان ہیں, لیکن ڈاکٹرز نے تحفظ کی فراہمی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. مزید بتائیں گی دعا عباس. قومی ادارہ برائے صحت اطفال کراچی میں عملے پر تشدد کے خلاف احتجاج تیسرے روز بھی جاری رہا. NICH کے ڈاکٹر, نرسز اور طبی عملے کا OPD اور نئے داخلوں کا بائیکاٹ جاری ہے. احتجاجی ڈاکٹر, نرسز اور طبی عملہ ہسپتال انتظامیہ اور پولیس کے خلاف نعرے بازی پر مجبور ہے. ڈاکٹرز کے احتجاج کے باعث بچوں کے مفت علاج کے لیے NICH آنے والے والدین رل گئے. غریب والدین اپنے بچوں کو پرائیویٹ ہسپتال میں علاج کروانے پر مجبور ہیں. OPD بند ہے اور بچے مر رہے ہیں. 10 دن میں مجھے ادھر ہو گئے ہیں, میرے بچے کا علاج نہیں ہو رہا. چھوٹے بچوں کی زندگی کا سوال ہے تو یہ انتظامیہ کو بھی چاہیے, اور جو بھی ہیں جو یہاں کے ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے اس مسئلے کا ایشو کو سالو کریں. دوسری جانب احتجاج کرنے والے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہم حالیہ دنوں NICH کے عملے پر ہونے والے تشدد کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ہوا تھا, اس کو بے آبرو کیا ہو گیا ہوتا, سر سے دوپٹہ کھینچتے, اس کو تھپڑ مارتے, اس کے بال نوچے جاتے, پھر بھی کیا یہ انتظامیہ یہی بات کرتی ہے کہ آپ لوگ نہیں آ رہے تو ہم لوگ خود کر لیں گے.
कौमी इदारा बराए सेहत अतफाल के एहतजाजी अमले का दावा है कि हस्पताल में ऑपरेशन वार्ड, इंतहाई निगहदाश्त यूनिट और एमरजेंसी फ़ाल हैं। दुआ अब्बास, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। फ्रांसीसी सदर इमानुअल मैक्रोन ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल, गजा और लेबनान में कशीदगी को कम करने और अमन व अमान की बहाली पर तबादला ख्याल किया। इसी के साथ बाहमी दिलचस्पी के अमूर भी ज़ेर बहस रहे। पाकिस्तानी एथलीट ख्वाजा हसनैन रजा ने कॉमनवेल्थ क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। जनूबी अफ्रीका में खेले जा रहे इवेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ी हसनैन रजा ने 93 किलोग्राम कैटेगरी के मास्टर्स इवेंट में कांसी का तमगा अपने नाम किया। उन्होंने स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट मुकाबलों में हिस्सा लिया। एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए हसनैन रजा का कहना था, ये एजाज़ हासिल करने में बहुत मेहनत की। मेरे स्पॉन्सर्स ने मुझे जनूबी अफ्रीका पहुँचाने में बहुत मदद की। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।